साफ नजर आ रहा है। हम सनोबर खान की तबाहशुदा गाड़ियों की जगह से आगे बढ़े तब मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ, क्योंकि अगर उनकी कुछ और गाड़ियां वहां तक पहुंच गई होती तो एक जगह पर रुके होने की वजह से वो नाले में जाती हुई हमारी गाड़ी देख लेते। अलबत्ता सफर की हालत में उन्हें अंधेरे नाले के बीचों बीच चलती ऐसी गाड़ी नजर नहीं आ सकती थी जिसकी हेडलाइट्स बुझी हों। नाइट विजन से इतना भी वाज़े नजर नहीं आता कि पलवशा गाड़ी को तेज चला सकती। यूं भी नाले में बिखरे छोटे बड़े पत्थर अच्छी खासी रुकावट पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें अलाम खेल की तरफ से 3 गाड़ियां हरकत करती नजर आईं। उन्हें देखते ही पलवशा ने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। गो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर वो जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। गाड़ियों के गुजर जाने के बाद वो दोबारा चल पड़ी। जल्द ही हम अलाम खेल के मज़ाफात में पहुंच चुके थे। अलाम खेल से आगे बढ़ने के बाद पलवशा ने गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमें खतरा था कि उन्होंने कहीं अंगूर अड्डे से कोई नफरी वगैरह न मंगवा ली हो। अलाम खेल से थोड़ा आगे जाते ही उसने मशवरा चाहा, अब कहाँ जाना है। मैंने कहा अंगूर अड्डे या रिगज़ई चलते हैं। वो कहने लगी इसके लिए गाड़ी सड़क पर चढ़ाना पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले कि वो कोई मुनासिब ढलान देखकर गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ती, हमें दूर से दौड़ती हुई रोशनियां नजर आईं। वो करीबन 4 गाड़ियां थी और अंगूर अड्डे से अलाम खेल की तरफ आ रही थी। पलवशा ने गाड़ी रोककर एक मर्तबा फिर इंजन बंद कर दिया, जबकि मैं आईकॉम सेट के साथ छेड़खानी करने लगा। जल्द ही मुझे दुश्मनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई। हम अलाम खेल पहुंचने वाले हैं सरदार। दूसरी तरफ से आवाज आई, जहां रुकने की जरूरत नहीं, सीधा आगे निकलते जाओ। कमांडर दोता खान 3 गाड़ियां लेकर उनके पीछे गया हुआ है। अपनी 2 गाड़ियां और उनमें मौजूद आदमी धोखे से तबाह हो गए हैं। एहतियात से जाना और इस बार उन खबीसों को बख्शना नहीं। सनोबर खान की आवाज पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। बाएतमाद लहजे में जवाब मिला, बेफिक्र रहें सरदार, अगर आपको यहाँ कुछ आदमियों की जरूरत है तो मैं एक गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। वो जो कोई भी था यकीनन उन्हीं गाड़ियों में मौजूद था जो अभी अंगूर अड्डे से अलाम खेल पहुंची थी। सरदार बोला, नहीं, मेरे साथ सुधीर खान और बादशाह गुल मौजूद हैं। ज्यादा बंदों की जरूरत उसे घेरने के लिए पड़ेगी, इसलिए तमाम गाड़ियां साथ ले जाओ, और हाँ, जिंदा लाने की जरूरत नहीं। खबासत भरे लहजे में पूछा गया, वैसे लड़की को चंद दिन जिंदा रखने में क्या हर्ज है। सनोबर खान ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे शालम खान। उस खबीस को गोली मारते ही पलवशा खान को सीधा यहाँ ले आना। मेरा ख्याल है उस खबीस SS से ज्यादा हक हमारा है। शालम ने मकरू लहजे में कहा, शुक्रिया सरदार। उसी वक्त हमें उनकी गाड़ियों की अकबी रोशनी अलाम खेल से आगे की तरफ हरकत करती नजर आई। पलवशा ने अजीब लहजे में कहा, राजू क्या ख्याल है। मुझे उसकी बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। मैंने कहा, बेवकूफ मत बनो। वो बोली, सिर्फ 2 मुहाफिज उसके साथ हैं। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम उसके पास पहुंच जाएंगे। मैं नीम दिली से बोला, पलवशे, बगैर किसी मंसूबे के सनोबर खान पर हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। वो मुसर रही, राजू, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। मैं ज्यादा देर उसकी बात न टाल सका। मैंने कहा, चलो। खुशी से चहकते हुए उसने गाड़ी सड़क पर चढ़ा दी। शुक्रिया राजू। वैसे लाया अमल क्या होगा। मैंने कहा, उनकी गाड़ियां आ जा रही हैं, बस सीधा हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ चलती जाओ, यूं भी ये उन्हीं की गाड़ी है। उसने मेरी तायद में सर हिला दिया। मेरा इरादा भी यही है। बैठक के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कैबिन की अंदरूनी रोशनी बुझा दी। जेली खिड़की खोलकर चौकीदार ने बाहर झांकते हुए पूछने की कोशिश की, अंदर जाना है। साइलेंसर लगे ग्लॉक ने उसका फिक्रा पूरा न होने दिया। उसका बालाई धड़ खिड़की से बाहर आ गिरा। मैं जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर निकला। चलो उतरो। पलवशा मेरे कहने से पहले हरकत में आ चुकी थी। उसे अपने अकब में रखते हुए मैं आगे बढ़ गया। सहन के जुनूब मगरबी और शुमाल मशरकी कोने में 2 बड़े एनर्जी सेवर लगे अंधेरे से बरसरे पेकार थे। अंदर दाखिल होते हुए मैंने चौकीदार की लाश घसीटकर दरवाजे से अंदर की। पलवशा ने अंदर घुसते ही जेली खिड़की बंद कर दी थी। बैठक के अंदर मुलाजिमों का एक कमरा रोशन था और उसका दरवाजा भी खुला था। ये वही कमरा था जहाँ पलवशा ने लड़के को कैद किया था। उसके साथ VIP कमरे से भी रोशनी झलक रही थी। इस कमरे में सनोबर खान होगा। मेरे आने से पहले अंदर न जाना। मैंने पलवशा को VIP कमरे की तरफ जाने का इशारा किया और वो सर हिलाते हुए दबे कदमों उस जानिब बढ़ गई, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी रही। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन की सड़क पर पहुंचने से पहले ही डमरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज वाले ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डमरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल तानते हुए मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफें चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर खान के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तुम? हाँ, मैंने सोचा कहाँ कहाँ मेरी तलाश में खार होते रहोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।
मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम सनोबर खान की हवेली में पहुंच चुके थे। मैंने पलवशा को वीआईपी कमरे की तरफ जाने का इशारा किया था और वो सर हिलाते दबे कदमों उस जाने बढ़ गई थी, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी थी। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन के सड़क पर पहुंचने से पहले ही डम्बरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डम्बरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी फजूल गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल ताने हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफी चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर कर रही थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तो तुम? दोनों के मुंह से बेसाख्ता फिसला। हाँ, मैंने सोचा कहाँ मेरी तलाश में खार होते फिरोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। सुधीर खान ने चारपाई के साथ खड़ी क्लैशनकोफ की तरफ मोहतात अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए इस अंदाज में कहा, चलो सरदार के पास चलते हैं। गोया मैं उनकी दावत ही पर तो वहां पहुंचा था। मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने वाले हाथ की तरफ पिस्तौल की नाल करके ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही एक तेज कर्राह उसकी मुंह से निकली और वो मजरूब हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए दोहरा हो गया। बादशाह गुल ने एकदम झपट कर हथियार उठाना चाहा, मगर क्लॉक की बेआवाज गोली उससे तेज साबित हुई थी। झुकने के बाद वो सीधा नहीं हो सका था और उसी तरह औंधे मुंह गिर गया था। तुम? सुधीर खान ने हकला कर कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं था। तीसरी बार ट्रिगर दबाकर मैंने एक गोली उसकी खोपड़ी में उतारी और मुड़ गया। बरामदे से निकलते ही मुझे पलवशा वीआईपी कमरों के सामने चौकन्ने अंदाज में खड़ी नजर आई। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। इस असना में मैं उसके करीब पहुंच गया था। दरवाजे पर रुककर उसने तस्दीक चाहने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखा और मेरे अस्बात में सर हिलाने पर दरवाजे को जोरदार ठोकर रसीद करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही था। सनोबर खान सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था। उसके सामने देसी शराब की बोतल पड़ी थी। एक अध भरा हुआ ग्लास उसने हाथ में थामा हुआ था। हमारे एकदम दाखिल होने पर वो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर छाई हैरानी से महसूस होते हुए पलवशा तीखे लहजे में बोली, सरदार सनोबर खान वजीर, सुना है आप मुझे यहाँ बुलवा रहे थे। हुक्म करें, क्या काम था? हैरत के पहले झटके से संभलते ही उसके चेहरे पर हैरत की जगह खौफ जाहिर हुआ, मगर उसने हिम्मत करके खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश की, जो भी इतने बड़े सरदार को अपने एहसासात छुपाने आते थे। एसएस, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उसका अंदाज धमकी से ज्यादा शिकवे का था। मैंने कहा, गो सवाल जवाब का वक्त गुजर गया है। इसके बावजूद ईमान से बताओ, धोखा किसने दिया है? क्या जिरगे के बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को निशाना बनाया? यकीनन तुम्हारा जवाब नफी में होगा, लेकिन तुमने मेरी मंगेतर के साथ क्या किया? वो ढिठाई से बोला, झूठ बकती है। वजीर कौम के नाम पर बदनुमा धब्बा है ये, वरना सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। इसने तुम्हारा सौदा किया और बदले में 15 लाख की खतीर रकम वसूल की। मैं मुस्कुराया, वैसे दाद देना पड़ेगी तुम्हारी ढिठाई की। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि ट्रेसी वॉलकर मुझे सब कुछ सच सच बता चुकी है। वो बोला, चलो ऐसा ही है। फिर भी उसके बाद हमारी सुलह हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि ये वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं। वो अपने झूठ पर कायम न रह पाया। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले तुम अपने आदमियों को मेरे कत्ल का हुक्म सादिर कर चुके हो और उसके साथ मेरी बीवी के बारे में निहायत घटिया हुक्म दे चुके हो। इस मर्तबा वो अपना एतमाद बरकरार नहीं रख पाया था। बोला, हम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से दोस्ती का आगाज कर सकते हैं। मेरा सर्द लहजा और पलवशा के गजब भरे तेवर उसे घिघियाने पर मजबूर कर गए। मैंने इत्मीनान से कहा, अच्छा मशवरा है, लेकिन पलवशा को ये मशवरा पसंद नहीं आएगा। वो जल्दी से बोला, पलवशा मेरी बेटी की तरह है, मैं अपनी ज्यादतियों की माफी मांग लूंगा। मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, चलो मांगो। वो बोला, पलवशा, मैं तुम्हारे कबीले का सरदार हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे ज्यादती हुई है, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे भाई और माँ को मैंने कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ तुम्हें डरा रहे थे। और देख लो, वादे के मुताबिक उन्हें रिहा भी कर दिया और तुम्हारा मंगेतर भी जिंदा सलामत तुम्हारे पास मौजूद है। पलवशा बोली, सनोबर खान, ये हर फिरौन की फितरत में शामिल है कि जब मौत को सामने पाता है तो सुधरने के दावे शुरू कर देता है। कौम का सरदार कौम की हर लड़की के बाप की जगह होता है, लेकिन बाप अपनी बेटियों के कपड़े तो नहीं फाड़ता। तुफ है तुम जैसे गंदे बाप पर। ये कहते ही पलवशा ने पिस्तौल सीधा किया। सनोबर खान ने दहशतज़दा होकर दोनों हाथ उठा लिए, गोया गोलियों को रोक रहा हो, मगर गोलियां ऐसी ढाल से नहीं रुका करती। पलवशा तरस खाए बगैर मुसलसल ट्रिगर दबाती गई, जहां तक कि पिस्तौल खाली हो गया। उसकी मैगजीन में 6 गोलियां बची हुई थी।
दो सनोबर खान के सर और बाकी छाती में लगी। उससे ज्यादा देर फड़कने का मौका नहीं मिला था। उसके साकित होते ही मैंने कहा, पलवशे चलो। वो जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंकते हुए बोली, हाँ चलें। हम बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर अंगूर अड्डे की जानिब चल दिए। एक बहुत बड़ा मरहला बखैर खूबी गुजर गया था। पलवशे ने अपने छोटे भाई, माँ और अपनी हतक का बदला ले लिया था, जबकि मैंने एक और दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। अब मुझे आगे का लाया अमल तय करना था। गो अब तक मैं खुद में इतनी जुर्रत मफकूद पाता था कि पाक आर्मी के किसी जिम्मेदार से राब्ता करूं। एल्बर्ट ब्रुक ने मेरी जिस किस्म की वीडियोस तैयार की हुई थी, उनके मुताबिक मेरे आर्मी से राब्ता करने की कोशिश भी एक साजिश समझी जाती। अब मेरे आर्मी से राब्ता करने पर लाजमी बात है, सबसे पहले मुझसे यही मुतालबा किया जाता कि मैं गिरफ्तारी पेश करूं, और जब तक मैं अपनी बेगुनाही के सबूत न ढूंढ लेता, मेरी गिरफ्तारी पेश करना मुमकिन नहीं था। और लाजमी बात है, गिरफ्तारी पेश न करने की सूरत में मुझे सचमुच गद्दार करार दिया जाता, और गद्दार के लिए अहकाम तब्दील हो जाया करते हैं। कोई मुनासिब लाया अमल मुझे सुझाई नहीं दे रहा था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि पलवशा को घर छोड़कर वापस अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने निकलूंगा, और सबूत मिलने के बाद किसी जिम्मेदार से मुलाकात करूंगा। एक सूरत यह भी थी कि मैं अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर सारी कहानी मिन्नोअन बयान कर देता, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट मेरा वीडियो बयान था, जिसमें मैंने कर्नल कॉलिन फील्ड के पूछने पर बड़े जोशो खरोश से पाक आर्मी के अंदर रहते हुए उनके लिए काम करने की हामी भरी थी। इस बयान के बाद मेरी जात हद दर्जे मशकूक ठहरती थी। मुझे खामोश पाकर पलवशा ने पूछा, चुप क्यों हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी जान और भाई को भी तलगंग छोड़ाते हैं, शादी का बाकायदा ऐलान कर देंगे, बल्कि दोबारा शादी ही कर लेते हैं। वो शरारत से बोली, मैं अपनी शादी में नाचूंगी। मैंने कहा, शर्म नहीं आएगी? बोली, शर्म कैसी, खुशी के मौके पर औरतों के मजमे में नाचना आम है। मैंने कहा, मगर दुल्हन तो नहीं नाचा करती। वो ढिठाई से बोली, जिससे ज्यादा खुशी होती है वो नाचती है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस मेरे सामने नाच लिया करना। वो जबान निकाल कर मुझे चिढ़ाते हुए बोली, आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी। मैंने उसे छेड़ा, फिर औरतों में भी नहीं नाचने दूंगा। वो बोली, आप कौन सा वहाँ मौजूद होंगे? मैंने कहा, मैं फूफो को बता दूंगा, वो तुम पर नजर रखेगी। वो बोली, उन्हें तो मैं ऐसे हाथ में करूंगी, देख लेना, हर वक्त आपके कान खींचेंगी। मैंने कहा, मार खाओगी। वो बोली, कोई बात नहीं, बस दूर न जाना, बाकी सब बर्दाश्त कर लूंगी। अंगूर अड्डे पहुंचकर मैंने गाड़ी नसरुल्लाह खान के घर के सामने रोक दी। रात के उस पहर उन्हें बेआराम करना मुनासिब नहीं था, मगर मजबूरी थी। उन्हें घर से बुलाकर मैंने गली ही में खड़े खड़े मुख्तसर सूरत हाल से आगाह किया, और बैरेट M107 उनके पास छोड़कर हम इजाजत लेकर चल पड़े। सुबह दम हम वाना पहुंच गए थे। कमांडर नसरुल्लाह से हमने वाना में मुजाहिदीन के एक ठिकाने का पता मालूम किया था। वहां गाड़ी छोड़कर हमने पुरतकल्लुफ नाश्ता किया, फजर की नमाज पढ़ी और वैगन अड्डे जाकर डेरा इस्माइल खान जाने